कितने थिंकर्स हो गए हमारे? तो आज करना है जयप्रकाश नारायण और दूसरा करेंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे जयप्रकाश नारायण, को आइडिया? गांधी जी के फॉलोअर तो ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो नहीं हुआ। तुम्हारे जितने थिंकर्स दिए उनमें से गांधी जी को अपना गुरु नहीं माना हो ऐसा कौन है? सबसे बड़े पॉलिटिशियंस के नाम तुम्हारे, सबसे बड़े पॉलिटिशियंस के नाम थिंकर्स में दे दिए हैं, क्योंकि उन्हीं के पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ोगे। कोई ऐसा है जो गांधी जी को गुरु ना मानता हो? दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के सचिव थे। बाकी जितने बड़े बड़े नाम सुन रहे हो, और उन नामों में सबसे कद्दावर आदमी है जयप्रकाश नारायण, क्योंकि इकलौता ऐसा बंदा है जिसने कांग्रेस को की गवर्नमेंट को गिरा दिया। इंडिया के अंदर पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो आई, जयप्रकाश नारायण की वजह से। और गांधी जी के परम भक्त, चाहे नेहरू, चाहे पटेल, चाहे जयप्रकाश, चाहे लोहिया, अल्टीमेटली पढ़ के आते थे सब बाहर से, इंडिया के बड़े आदमी बन जाते थे। यहाँ वहाँ से सीख के आते थे सोशलिज्म, यहाँ आके गांधी जी उनकी ओवरहालिंग कर देते थे और सबको समझ में आता था कि अच्छा ये ज़्यादा सही बोल रहे हैं, और उनके पैर पकड़ के सर्वोदय की राह में पकड़ लेते थे। सर्वोदय का कंसेप्ट किसने दिया? गांधी जी ने दिया। तो लोहिया भी सर्वोदय पे आ गए थे, ये भी सर्वोदय पे आ जाएंगे। सीख के आते थे मार्क्स से सोशलिज्म, यहाँ आकर के पूरी तरह नहलाई धुलाई हो जाती थी और थॉट चेंज हो जाते थे। ये इनकी भी स्टोरी है। पर ये बहुत कद्दावर और ज़मीनी नेता थे। कैसे? बिहार के थे, वहीं पैदा पले बड़े। उसके बाद यूएसए में आगे के एजुकेशन के लिए गए। जब बाहर रहे तो टोटली टोटली मार्क्स के, कार्ल मार्क्स के ये प्रभाव में आकर के मार्क्सिस्ट सोच, मार्क्सवादी सोच यानी समाजवादी के अनुयायी या समर्थक हो गए। टोटली समाजवादी हो। समाजवादी में क्या होता है? सोशलिज्म। पिछली क्लासेस नहीं देख रहे हो क्या तुम लोग? यूट्यूब में तो डली है। सोशलिज्म नहीं पता तुमको क्या समझ में आएगा? अब एक एक चीज तो मैं रोज नहीं रिपीट कर सकता। जेपी नारायण तो यूएसए चले गए और वहां पूरी तरह मार्क्स से प्रभावित हो गए। इनको 1998 में भारत रत्न मिला और 1964 में मैग्सेसे अवार्ड तो मिल ही चुका था। इसके अलावा पटना के हवाई अड्डे का नाम भी इन्हीं के नाम पे है। इसके अलावा इनको लोक नायक कहा जाता है। और इसी वजह से दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के नाम से। पैदा कब हुए थे? तो 1902, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंच चुके थे। मतलब वहां से भी वापस आने वाले थे 4-5-10 साल में। सारण, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी से, अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और इसी दौरान मार्क्स से प्रभावित होकर समाजवादी बन गए। महात्मा गांधी को इन्होंने, यहाँ आकर के पॉलिटिक्स में शामिल हुए, महात्मा गांधी को इन्होंने अपना गुरु बना लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखी।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान 1932 में इनको नासिक जेल में रखा गया। इनको नासिक जेल में रखा गया, जहां इनको पूरी पलटन मिली दूसरे नेशनल लीडर्स की, दूसरे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की पूरी पलटन मिली, जिसमें एक लोहिया भी थे। लोहिया, मीनू मस्तानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, ये सब थे। और वहीं पर इन लोगों ने मिलकर के वहीं से डिसाइड कर लिया। और लोहिया ने कौन सी पार्टी बनाई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई इन लोगों ने, जिसमें महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, प्लस पॉलिटिक्स में उनका क्या कद और क्या कंट्रीब्यूशन था ये निपटा रहे हैं, कि जयप्रकाश नारायण क्यों हम पढ़ रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। बाद में इनको ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का भी अध्यक्ष बनाया गया। ये देश का सबसे बड़ा श्रमिक दल है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। इनमें से कुछ आपसे पूछेगा नहीं, पर आपको इंट्रोडक्शन में यही इंफॉर्मेशन लिखने लगेगी जाएगी जब आप जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ भी बड़ा 11 मार्कर का आंसर अटेम्प्ट करेंगे, तो इन्हीं इंफॉर्मेशन में से आपको लिखना पड़ेगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। अब जेपी के बारे में पढ़ना क्या क्या है हमें, तो जेपी के बारे में पढ़ना है हमको पहला संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, जो इंपॉर्टेंट है इनका। टोटल रिवॉल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति, या इसी को बिहार रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, बिहार आंदोलन, बिहार क्रांति। उसके बाद इनका सर्वोदय पढ़ना है हमको। कुछ नहीं है, जो गांधी जी का है वही इनका भी है। फिर इनका सोशलिज्म पढ़ना है, समाजवाद। जब ये समाजवादी बनी गए थे तो इनका समाजवाद किस किस्म का था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको अभी स्ट्राइक भी करना चाहिए, दल विहीन राजनीति, पार्टीलेस डेमोक्रेसी। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा क्या थी इनकी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ये पढ़ना है। उसके अलावा इनका के डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन को लेकर के क्या था वो देखें। संपूर्ण क्रांति कुछ नहीं है, शॉर्ट, टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। नाइनटीन 1974 में किसकी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया हो चुका था। इंदिरा गांधी की मर्जी, एक तरफा राज चल रहा था, और आज़ादी के 27 साल बीत चुके थे, उसके बावजूद भी लोगों को रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, और एक डिस्टरबेंस का माहौल था। जितनी हमने उम्मीद की थी उस तेज़ी से हम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लड़ाई झगड़े दंगे वगैरह भी होते थे, पर एक जब ज़्यादा ताकतवर आदमी ऊपर बैठ जाता है तो डेमोक्रेसी का वो गर्दन दबाने लगता है। तो ऐसे ही कुछ माहौल बनने लगा था। इसी को लेकर के जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले गुजरात में एक नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत किया। बट इसको दबा दिया गया। इसके बाद 1974 में पटना से इन्होंने मौन जुलूस से शुरुआत की, लाठियां खाई, और जिस वक्त पटना के गांधी मैदान में सभा को संबोधित किया,
तो सारे छात्र इनके साथ आके जुड़ गए, यानी ये छात्री आंदोलन से शुरू हुआ। कैसा लीड अभियान, ये आंदोलन था, स्टूडेंट मूवमेंट था एक, ये छात्री आंदोलन था, छात्री क्रांति थी। इन्होंने छात्रों से कहा कि जब हमको बेसिक चीजें ही नहीं मिल रही हैं तो आप पढ़ाई करके क्या करोगे, 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दो। बहुत बड़ी बात थी स्टूडेंट को बोलना कि 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दो और इस क्रांति से आके जुड़ो, देश बदला जा सकता है। धीरे धीरे आम लोग इससे जुड़ने लगे और इसी को बोला गया पीसफुल टोटल रिवॉल्यूशन, शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति। अब इसी को आप इमरजेंसी से, अगर, क्योंकि इमरजेंसी में लगवाने वाले ही जेपी नारायण थे, तो इसी को कंटिन्यूस हम इमरजेंसी से जोड़ देते हैं। अगर आपसे इमरजेंसी का क्वेश्चन पूछे तो भी यहीं पे आ जाना है, और टोटल रिवॉल्यूशन का पूछे तो इसको शॉर्ट में बता देना क्या हुआ था इमरजेंसी के दौरान। कौन सा केस हुआ था? रायबरेली से इलेक्शन लड़ी इंदिरा गांधी। राजनारायण जो इनके ऑपोजिट खड़े थे, उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने इलेक्शन मशीनरी का मिस यूज करके इलेक्शन जीता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसका इनके फेवर में फैसला भी दे दिया। किसके फेवर में? राजनारायण के। यानी इंदिरा गांधी गलत साबित हो गई, लिहाजा वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी, क्योंकि अगले 6 साल के लिए उन पर किसी भी संसद के किसी भी हाउस में सदस्य रहने पर बैन लग गया था। तो इन्होंने इमरजेंसी ले आई। इमरजेंसी ले आई तो जब ये केस से प्रूफ हो गया कि आप गलत हो, जयप्रकाश नारायण ने बोला कि जब तुम्हारा नेता गलत तो तुम्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का स्लोगन देना शुरू किया। बार 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 लोग इकट्ठे होने लगे। उन्होंने कहा हम एक एक कांग्रेस के एक एक सांसद और एक एक विधायक से उनके घर का घेराव करके इस्तीफा लेंगे। इंदिरा गांधी ने इसी बात को बेस बना करके कि इससे कुछ हिंसा हो सकती है, वायलेंस हो सकता है कि एक एक नेता के हजारों लोग घर घेरेंगे, कुछ दाएं बाएं हो गई बात, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और उनको उठा लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो टोटल रिवोल्यूशन का ही नेक्स्ट स्टेप था ये। इंदिरा गांधी का लास्ट रिजॉर्ट था इमरजेंसी। इसके बाद जयप्रकाश नारायण जेल में ही रहे और उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनको डायलिसिस, मतलब ब्लड की कुछ प्रॉब्लम हुई जिसमें डायलिसिस, इनको बोल दिया गया कि अब रेगुलर इनको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, और जेल में हालत खराब हो रही थी। तो देश के बाहर उनके लिए एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ, फ्री जेपी करके, जिसमें नोबेल अवार्ड विनर, नोबेल पुरस्कार विजेता नोएल बेकर ने जिसकी शुरुआत की थी, फ्री जेपी नाम का। और इन्हीं सब के चलते जनता दल, जिसके सबसे बड़े नेता ये थे और दूसरे फिर मोरारजी देसाई वगैरह थे, ये लोग, इन लोगों ने 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद जो इलेक्शन हुए तो एक तरफा सरकार बना ली। समझ में आया टोटल रिवोल्यूशन? ये पूरा एक फेज चला जेपी का। आज भी नीतीश कुमार और लालू यादव और ये सब सीधा नाम नहीं लेते जेपी नारायण का, लोकनायक जेपी या जेपी नारायण, ऐसे बड़ा आदमी है। 79 में इनकी फिर डेथ हो गई। आगे समझ में इनकी इंट्रोडक्शन और टोटल रिवोल्यूशन 79। अब हम पढ़ेंगे जेपी का सोशलिज्म, समाजवाद। जेपी की सोशलिज्म की क्या विशेषता है? सोशलिज्म तो एक ही होता है जो मार्क्स ने बताया, तो इन्होंने उसको क्या इंटरप्रेट किया, क्या अपने जब विचार रखे तो क्या फर्क था। तो वो इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमें कहाँ मिलती है कि इनके समाजवाद की क्या डेफिनेशन थी, क्या समझते थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी, वाई सोशलिज्म। इनकी बुक थी वाई सोशलिज्म।
जिससे समझ में आया कि जब ये यूएसए जाकर के पढ़े, एमए किया इन्होंने, एमए किया था, पीएचडी पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो इंडिया वापस आना पड़ा था। तो यूएसए में जब ये रहे तो ये लेनिन और मार्क्स के जो स्कूल ऑफ थॉट था उससे टोटली इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे। लिहाजा ये तो समाजवादी हो गए। इनको ये लगने लगा कि हाँ, समाजवाद से ही इंडिया का भी भला हो सकता है। अब समाजवाद क्या है? समाजवाद ये है कि जो जितने भी संसाधन हैं, जितने भी संसाधन रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल, ऑयल, जंगल, जो भी रिसोर्सेज हैं, सिर्फ यही नहीं, इंसान भी, जितने भी किस्म के रिसोर्सेज हैं जिनसे कुछ प्रोडक्शन किया जा सकता है, कुछ कमाई की जा सकती है, उन पे सबका बराबरी से हक हो, समाज का बराबरी से हक हो, यह समाजवाद है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पूंजीवाद। कि जितने रिसोर्सेज हैं, राज्य की हेल्प से, यानी गवर्नमेंट की हेल्प से बड़े बड़े उद्योगपतियों का उन पे कंट्रोल हो। कोल के पता चला टेंडर निकले तो एक तरफा किसी को मिल रहे हैं, कोई और टेंडर निकला तो किसी को मिले, अलग 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 तरीकों से एक तरफ पैसा एक आदमी खींचे जा रहा है और दूसरी तरफ गरीबी खाई ये बढ़ती जा रही है। तो इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म या पूंजीवाद। तो जिस वक्त के ये लोग हैं, उस वक्त कैपिटलिज्म के खिलाफ एक पूरी दुनिया में लहर आई हुई थी। और हर उस वक्त ये भी टाइम था, ये टाइम वो था कि जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, और आज जैसे हम जी रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी है, हमको सिस्टम पता है कि हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, डेमोक्रेसी सिचुएशन है, एक सीएम होगा, एक पीएम होंगे, पार्षद, विधायक और ये सब होंगे, एक पूरा सेटअप बन चुका है। उस टाइम पे ऐसा कुछ सेटअप नहीं था। उस टाइम पे राजे महाराजा भी होते थे, नेता भी हो रहे थे, जिनको खुद नहीं पता था कि आज़ाद कब होंगे हम, जिनको ये नहीं पता था कि कल को हम विधायक कहलाएंगे कि सांसद कहलाएंगे। तो हर इस किस्म के थिंकर जो हैं वो एक सोच डेवलप कर रहे थे कि कैसे हो सकता है एक देश अच्छा, कैसे हो सकता है एक देश अच्छा। तो कैसे होगा एक देश अच्छा? ऐसे कि हर आदमी, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास 100 रुपए हैं तो, और 50 लोग हैं तो सबके हिस्से में 2-2 रुपए आए, सब एक से खुशहाल हो। उससे और अच्छी बात क्या हो जाएगी कि अगर किसी का टैलेंट ज्यादा है और उसने 2 की जगह 6 रुपए कमा लिया, तो वो खर्च 2 को ही करे, बाकी 4 को बाकियों के साथ बांट ले, इनको अपनी फैमिली माने। तो पहला वाला कंसेप्ट हो गया समाजवाद कि 2-2 रुपए सबको मिले, और दूसरा वाला कंसेप्ट हो गया सर्वोदय कि सबको फैमिली माने, पूरा गांव फैमिली हो, सिर्फ ब्लड रिलेशन फैमिली ना माने। हमको सुन के ऑड लगता है, हमको लगता है कि ये कैसे हो सकता है भाई, फैमिली तो फैमिली होती है, क्योंकि आप आंख खोले हो इसी सिस्टम में। अगर शुरू से आपको बताया होता कि भाई ये गांव पूरा अपना है। आज भी कोई बिहारी जब बाहर आता है तो वो हिंदू मुस्लिम बाद में होता है, पहले वो बिहारी होता है। मुझे एक याद है मेरे स्कूल टाइम का, लात जूते चलते रहते हैं स्कूल टाइम में। तो मेरा एक दोस्त था, वो भी बिहारी था, मुझे उस दिन पता चला कि वो बिहारी था, और एक दूसरे दोस्त को किसी ने दे दिया था। तो उसको ये गुस्सा आ रहा था कि मेरे से बोला था कि मेरे गांव का है यार, वो उसको मारना है। फीलिंग तो है, इसी को नरिश कर दिया जाए अगर, कि पूरे गांव को हम फैमिली समझें। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, गांव है भाई, चाचा है भाई। अगर ऐसा हो, जो खेती की जाए, कंजम्पशन इतनी की जाए कि पूरे गांव को पालना है, पूरी फैमिली को पालने के लिए करता है ना किसान खेती, पूरे गांव को पालना है, तो कैसा स्टेट होगा वो? बहुत अच्छा स्टेट होगा वो। हर आदमी बराबर होगा, कॉटेज इंडस्ट्री बढ़ेंगी, खून चूसने वाले रिच लोग नहीं होंगे। अरबों रुपए अंदर कर लें पर मरता है आदमी 14-14 घंटे काम कराओ। प्राइवेट सेक्टर में आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो नहीं होगा, नाइंसाफी है वो, अमीर गरीब की खाई नहीं होगी। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी सोसाइटी को क्या बोलते हैं? सर्वोदय। किसने कंसेप्ट दिया? गांधी जी ने। गांधी जी ने सर्वोदय टर्म कहां से आई? जॉन रस्किन की बुक थी अनटू दिस लास्ट, उसका जब गुजराती में ट्रांसलेशन किया तो उसका नाम रखा गांधी जी ने सर्वोदय। सर्वोदय वो बीज था, वो सीड था जहां से ये चीजें डेवलप हुई। ठीक है, सर्वोदय समझ में आ गया? यही इनका भी सर्वोदय होगा। सोशलिज्म इनका भी यही है। सवाल ये पैदा होता है कि फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि जैसे लोहिया बोलते थे कि सोशलिज्म क्या, कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो चीजों को और पूंजीपतियों को हटा दो, उनका नहीं चाहिए। इनका कहना यह है कि इनका फोकस जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज्यादा है।
क्योंकि इन्होंने आज़ादी के बाद के भी बहुत साल, 79 में डेथ हुई, आज़ादी के बाद के ही बहुत साल देखे। उन्होंने देखा कि ब्यूरोक्रेसी कैसे खून चूस रही है, पैसे खा रही है। नेता तो खा ही रहे हैं, नेता कैसे खा रहे हैं वो आगे देखेंगे। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के लिए उन्होंने ये बोला कि सेंट्रलाइजेशन, तुम अगर आप बोल रहे हो कि समाजवाद करना है, समाजवाद का मतलब क्या होता है? पूंजीवाद के अपोजिट। पूंजीवाद का मतलब पैसा पूरी किसके जेब में? बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में। और समाजवाद का मतलब समाज के जेब में। पर समाज के जेब में तो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो आप किसके जेब में दो देते हो? समाज ने जिस सरकार को चुना। तो जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट रन कर रही होती है, व्हीकल फैक्ट्री हो गया, कोई भी गन कैरेज फैक्ट्री होगी, कुछ भी होगी, BSNL हो गया, जब ये स्ट्रांग होती हैं, मतलब गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही है कि हम खुद कमाएंगे और खुद पाल लेंगे, हम ये प्राइवेट वालों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो वो अच्छा एफर्ट कहलाएगा। शुरू के नेताओं ने किया। तो वो जब ये फैक्ट्रीज और ये सब गवर्नमेंट रन कर रही है, रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल है बजाय प्राइवेट सेक्टर के, तो क्या हो जाएगा? समाजवाद। और कैसे ये कंट्रोल कर सकते हैं? जब आजाद हुए तो जो जितना रईस था वो रईस था। पूंजीवाद हमारे टाइम पर, उस टाइम भी प्रॉब्लम थी। एक तो एकदम भूखे मर रहे थे लोग, दूसरी तरफ बहुत रईस पारसीज थे, बिरला उस टाइम पर भी थे, और भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, जमनालाल बजाज और ये सब। उस टाइम पे लाख लाख रुपए का डोनेशन दे दिया करते थे ये लोग। उस टाइम लाख रुपए यानी अभी करोड़ों। तो उस टाइम भी पूंजीवाद की प्रॉब्लम थी। तो कैसे किया जा सकता था? समाजवाद को लागू कैसे किया जा सकता था? संविधान में तो आपने लिख दिया, तो ऐसे किया जा सकता था कि प्रियम्बल में तो लिख दिया। नेहरू जी ने क्या किया था? जमींदारी खत्म किया था, अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था, जमींदारी खत्म किया था। क्या मतलब था? जमींदारों के पास कई 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 गांव होते थे, और फिर जब बंधुआ मजदूर काम कर रहा है, उसका चुक ही नहीं रहा है, उसने जो पैसा उधार लिया था उसका लगान ही नहीं चुक रहा है, लगान ही बोलते हैं ना, वो ही नहीं चुक रहा है। नेहरू जी ने क्या किया? सबको बोला कि कौन कौन जमींदार है बताओ। सबने कहा ये तो चाहिए, हम हैं। सबने फोन कर करके लेटर भेजा, हम। ठीक है, सबकी जमींदारी खत्म, और जो जो जिस जिस जमीन में काम करता है उसको वो जमीन दे दी। नेशनलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म इसी को बोलते हैं। लैंड रिफॉर्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। प्राइवेट बैंक थे, उनको बोल दिया कि कल से ये सरकार के बैंक हैं, आपको इतना इतना कंपनसेशन दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि 85% जो पैसा था देश का वो इन बैंकों के पास था। और गांधी जी ने क्या कहा? ये सब गांधी जी के चेले थे, नेहरू हो, पटेल हो, कोई भी हो, गांधी जी इनके लिए भगवान थे। तो गांधी जी ने क्या कहा कि ट्रस्टीशिप, कि आप पैसा रखो, आप रिच हो, अपने आप को ट्रस्टी समझो, आप उसके अपने आप को मालिक मत समझो, उसको जनता के लिए यूज किया जाए, ये होना चाहिए। तभी सर्वोदय आ पाएगा, तभी स्वराज आ पाएगा, सर्वोदय आ पाएगा, लोकल गवर्नेंस आ पाएगी। नेताजी पावरफुल नहीं रहेंगे। तो इन लोगों ने कर दिया ऐसा, पूंजीपतियों के पैसे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने हाथ में कंट्रोल लिया। इनका यह कहना था कि नेशनलाइजेशन बहुत ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं, कि तुमने बैंकों को नेशनलाइजेशन कर दिया और लैंड ले लिया, ये सब। बोले इससे सिर्फ क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी को खून चूसने का मौका मिलता है। ब्यूरोक्रेसी को पता रहता है कि अच्छा ये अब अपने हाथ में आ गए, अब खींचो कहां से पैसे खींच सकते हो। उन्होंने कहा इसका सोल्यूशन विकेंद्रीकरण में है, डिसेंट्रलाइजेशन में है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वही पंचायती राज। पंचायती राज, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पंचायती राज। अब मैं यहीं से जोड़ के तीसरा कंसेप्ट, पंचायती राज इन्होंने बोल दिया, पंचायती राज के हिमायती हैं, हमें समझ में आ गया। अब यहीं से मैं जोड़ के इनका तीसरा कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। इन्होंने बोला दल विहीन राजनीति होना चाहिए, पार्टी लेस डेमोक्रेसी होना चाहिए, दल विहीन लोकतंत्र। यानी कांग्रेस, बीजेपी, वाम दल, तृणमूल कोई नहीं चाहिए, इनको कोई हक ही नहीं हो चुनाव लड़ने का। क्यों? उन्होंने कहा कि सारे करप्शन की जड़ी यही पार्टी है। नेता तो नेता रह ही नहीं गया है, बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है। तुम वोट इंडिविजुअल को कर रहे हो, नेता के नाम पे कर रहे हो, काम तुम्हें उससे लेना है कि तुम पार्टी को कर रहे हो। लिहाजा होता यह है कि बेवकूफ बना रहे हैं बैठ के सारे। इन्होंने एक वाक्य बोला कि डेमोक्रेसी पार्टी के साथ वो सिस्टम बन गया है कि जिसमें भेड़ को 5 साल में एक बार ये चुनने का मौका मिलता है कि हमको अगले 5 साल हकालेगा कौन। पार्टी सिस्टम वो बन गया है कि एक बार मौका मिलता है कि बता दो कि भैया हमारा मालिक ये होगा, उसके बाद जूते खाओ आप। तो ये पार्टी खत्म करो, क्योंकि ये पार्टी वाले ही अनैतिक काम करते हैं और
उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो अनैतिक काम करें। होता है रेपिस्ट और गुंडागर्दी, अगर आपको नहीं आती तो आप क्या नेता बन सकते हो आज के टाइम पे? क्यों उनको पार्टी चुन रही है? क्योंकि वही फिर पैसा लाके भी रखेंगे ना टेबल पे, वही चुनाव जिता के देंगे ना। कमजोर आदमी को तो उठा के अपने घर में बांध के रख लेंगे कि तू क्या इलेक्शन लड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही सारा करप्शन है, इन्हीं की वजह से अनैतिक सिद्धांत समाज में पनप रहे हैं। यही लोग गाहे बगाहे अपनी राजनीति के लिए पकाने के लिए लोगों को हिंदू मुसलमान में लड़ाते हैं और ये कम्युनलिज्म के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं, ये इन्होंने कहा। इसलिए ये पार्टी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर तुम बोल दो कि ये पार्टी वार्टी सिस्टम होना नहीं चाहिए तो तुमसे कोई भी पूछेगा ना कि फिर कैसे करोगे भाई, फिर सरकार कैसे बनेगी, कौन लोग आपस में जुड़ के गवर्नमेंट बनाएंगे? तो उसका इन्होंने सोल्यूशन दिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टी लेस डेमोक्रेसी। उसके पहले क्या पढ़ लिया हमने? टोटल रिवोल्यूशन पढ़ा उनका, फिर इनका समाजवाद पढ़ा, फिर उनका पंचायती राज में इनका विश्वास है ये पढ़ा, और फिर हमने देखा कि ये बोल रहे हैं कि दल विहीन राजनीति होना चाहिए, दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए। तो दल विहीन लोकतंत्र क्यों बोला ये तो हमने देख लिया, पर वो कैसे हकीकत में जमीन पर आ सकता है वो देखेंगे अब हम। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहली बात तो ये कि आज की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, संसदीय लोकतंत्र जो है, उसको भी क्रिटिसाइज किया इन्होंने, चुनाव प्रणाली को भी क्रिटिसाइज किया, इलेक्शन सिस्टम जो है हमारे यहाँ, ये तुम लोग क्या सबके दिमाग में बैठता जा रहा है? कुछ लिख नहीं रहे? हाँ, मुझे पता है ना कितनी कैपेसिटी है तुम लोगों की, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो सुन लो, कहाँ पहुंची थी कहानी? हाँ, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इलेक्शन सिस्टम को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? इनका कहना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या हो रहा है, चुनावी प्रणाली जो हमारी प्रेजेंट चुनावी प्रणाली है, उसमें क्या होता है कि एक जगह 4-4, 5-5 या उससे भी 10-10, 12-12 लोग ईवीएम मशीन में बटन बढ़ाने पड़ गए, इतने लोग खड़े होते हैं, लोगों के वोट बढ़ जाते हैं। एक तो लोग पार्टी के नाम पे वोट कर रहे हैं, अगला क्या है, दंदी फंदी है, क्या है नहीं मालूम, बस पार्टी 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 पार्टी। दूसरा, फिर आप सिस्टम हमने बनाया था इंडिविजुअल को वोट देने के लिए और आप देने लगे पार्टी के नाम पे वोट। काम आपको लेना है उस इंडिविजुअल से, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टी आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। और वो चलेगा पार्टी हाईकमान से जो ऑर्डर आएगा। महाराष्ट्र का इलेक्शन है, गुजरात का इलेक्शन है, तो महाराष्ट्र के रिसोर्सेज निकाल के वहां दे दो, पार्टी ने बोला, करना पड़ा। तो तुम्हारे हक क्यों मारे जाएं? तुम उसकी कॉलर क्यों नहीं पकड़ सकते? तुम पार्टी के नाम पे वोट क्यों नहीं दे रहे? तो बोले कि अब वोट देने पे भी जब आए तो चुनाव प्रणाली भी गड़बड़। क्या गड़बड़? कि आप वोट देने गए, 4-5 या उससे भी ज्यादा कैंडिडेट हैं, पता चला आपने वोट दिया उसको, उसने दिया उसको, उसने दिया उसको, किसी को ढंग से वो 50% के ऊपर वोट ही नहीं मिल रहा है। 25-25, 27% वाला पता चला चुनाव जीत के आ गया। तो किस एंगल से सिर्फ 25% को रिप्रेजेंट करने वाले आदमी को आप अपना प्रतिनिधि बोल सकते हो, लोकतंत्र का हिमायती बोल सकते हो? ऐसा कैसा लोकतंत्र है जिसमें आपका प्रतिनिधि सिर्फ 25% लोग पसंद कर रहे हैं, अल्पमत वाला आपका नेता बन जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि कम से कम 30%, उन्होंने एक फिगर दिया कि कम से कम 30% वोट मिले तब प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। अच्छा, हम ये पढ़ रहे थे कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी तो बोल दिया, पर कैसे? तो यहां देखो, ऐसे सबने क्या बोला, गांधी जी ने और जेपी ने और लोहिया ने, या जिसको भी बड़े नेता को उठाओ, हमारी प्रॉब्लम क्या है आज जो हम देख रहे हैं सिचुएशन? मुट्ठी भर के नेता हैं, पूरे देश का हाल बनाए पड़े। क्यों ये मुट्ठी भर के नेता हमें कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि ताकत इनके पास है, सेंट्रलाइज्ड पावर उनके पास है। उसकी दो वजह हैं। एक तो हमारा संविधान भी उनको वैसा दे रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम। संविधान में कोशिश हुई, क्या कोशिश हुई कि राज्य गवर्नमेंट भी बन गई, कुछ पावर इनको दो। उसके बाद लोकल पंचायत भी बन गई, कुछ पावर उनको दो। उसके बाद भी एक पार्टी, उन्होंने एक ऐसा बनाया हुआ पिरामिड कि ऊपर से ऑर्डर आता है और पूरे में फैल जाता है। तो इन लोग सबने क्या इसीलिए बोला, ये लोग बहुत दूरदर्शी थे, गांधी और जितने भी ये लोग थे। इसलिए इन लोगों ने जो पंचायती राज, कॉटेज इंडस्ट्री और
लोकल लोगों के हाथ में गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात की, ये इसलिए की, अब तुम मान लो अगर ये जितने बड़े बड़े लोग नेता बनने की कोशिश करते हैं, मंत्री बनने की कोशिश करते हैं, अगर इनके हाथ में कोई पावर ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें बिल क्लिंटन, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति, किसी उसमें कैफे में जा रहे थे, वहां पर किसी को कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, आजू बाजू से लोग निकल रहे थे, किसी ने खड़े होकर वीडियो शूट कर लिया और यूट्यूब में डाल दिया। व्यक्ति पूजा उतनी नहीं है वहां पर जितनी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 20 गाड़ियों के काफिले के बिना प्रधानमंत्री लेवल का आदमी तो ट्रैफिक रुक जाए शहर का। इंदौर में पीएम मोदी आए थे तो जो पत्तियां पीली हो गई थी उनको ग्रीन पेंट किया जा रहा था, किसी ने वीडियो कर लिया था। सिर्फ बीजेपी की नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, कोई भी बड़ा नेता है, ये हाल है। अगर इतनी पावर, इतना रसूख, इतना पैसा, सबसे बड़ी बात पैसा ना हो तो क्या ये लोग इतना टाइम वेस्ट करेंगे इसमें? तो कैसे नहीं हो सकता? डिसेंट्रलाइजेशन से, विकेंद्रीकरण से, मतलब शक्ति को बांटो, तो एक के हाथ में मत रहने दो। तो वो कैसे होगा? गांव से शुरू करो। तो कैसे शुरू करो? जेपी ने ये बताया। क्या बताया? कि गांव की जितनी भी फैमिलीज हैं, एक गांव, उसमें जितनी भी फैमिलीज हैं, सबसे एक 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 एक, एक आदमी मिलकर बनाएगा एक बोर्ड, मंडल। उन्होंने बताया कि कैसे पार्टी के बिना डेमोक्रेसी आएगी और पावर एक्चुअली गांव में जाएगा। पावर एक्चुअली गांव से शुरू होगा। तुमको अगर आना है पावर में, काम करना है एक्चुअली, तो वहां जाके ना कर करो पहले। कैसे? तो हर फैमिली से एक एक आदमी और पूरे गांव के एक एक आदमी मिलके एक मंडल चुनेंगे, जिसमें ये 2 प्रतिनिधियों को चुनेंगे, और ये होगी आपकी ग्राम पंचायत। इसमें एक सरपंच होगा और एक दूसरा आदमी होगा। क्या आप सुनेंगे? ये ग्राम पंचायत। हर ग्राम पंचायत, अब ये बहुत सारी ग्राम पंचायत होंगी, जितने गांव उतनी ग्राम पंचायत। अभी हमारा ब्लॉक लेवल या जनपद लेवल होता है। जेपी ने बोला कि ऐसे ये दो मिलके आएंगे और ये चुनेंगे थाना पंचायत। इन्हीं लोगों में से क्या चुन लिया जाएगा? थाना पंचायत। जो अभी ब्लॉक पंचायत है हमारे यहाँ, जनपद पंचायत, कहीं ब्लॉक पंचायत जो भी बोलते हैं, तो उन्होंने बोला वो सब मिलकर के किसको चुन लेंगे? थाना पंचायत। फिर थाना पंचायत सारी मिलकर के किसको चुन लेंगी? राज्य पंचायत। और राज्य पंचायत किसको चुन लेंगी? केंद्रीय पंचायत। मतलब सबसे ताकतवर कौन? और एक्चुअली ताकतवर, क्योंकि वोट नहीं दे रहा। अच्छा, एक बात उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ ऐसा मामला फंसे कि एक राय ना बन पाए, कि भाई कोई किसी को कुछ वोट दे रहा, तो फिर आखिरी में इसलिए उन्होंने कहा कि एक 30% वोट कम से कम जिसको मिले उसको आप चुन लो। ये बेसिकली उन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि कैसे हाँ कैसे पार्टी लेस डेमोक्रेसी आ सकती है। ये है फॉर्मूला। चुनाव होगा तो इस सिस्टम से गांव से ताकत निकलना शुरू होगी। फिर उसके बाद इसी के साथ उन्होंने बोल दिया कि दलगत राजनीति से मुक्त सर्वोदय समाज की स्थापना की जाए। मतलब सर्वोदय समाज बने। सर्वोदय समाज में आ गया क्या है? क्या है? बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं महात्मा गांधी ने, और अभी भी इसलिए बता दिया कि तुम लोग नहीं आए थे। उसके अलावा अगर आप किसी दल से वो रखते भी हैं, जुड़े भी हुए हैं, तो एक बार निर्वाचित हो गए, चुन लिए गए, तो उससे फिर आप दूरी बना लो। जैसे जजेस होते हैं आज के टाइम पर। एक जज साहब किसी पार्टी में नाच रहे थे, वीडियो वायरल हो गया, उनको निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। उन लोगों को बोला जाता है कि आप पब्लिक में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, एक डेकोरम मेंटेन रखेंगे,
एक डिग्निटी मेंटेन रखेंगे। उसके बाहर आप गए तो पार्टी में नाचना कोई अपराध तो नहीं है, पर वो अपनी डिग्निटी से बाहर निकले। तो इसलिए जेपी ने भी क्या कहा कि अगर आप किसी राजनीतिक दल से, क्योंकि राजनीतिक दल तो नहीं मानेंगे, वो कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेंगे, तो हमने एक बेस ही दे दिया कि अगर आप चुन लिए गए हो तो उससे फिर आप दूरी बना लो। और उसके अलावा जो दल हैं भी, तो वो सर्वोदय के काम में शामिल हो और दलगत भावना अपनी छोड़ दें। दोनों को एक एक ड्यूटी दे दिया कि ऐसे ही एक सोच रखना है हमको। ये थे आपके जेपी। तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी और पार्टी सिस्टम आज के टाइम पर जो इंडिया में उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि पार्टी से ही करप्शन है, पार्टी से ही अनैतिक सिद्धांत समाज में पनपे हैं, पार्टी ही इनको बढ़ावा देती है, पार्टी ही भाई भाई को लड़ाती है, इसलिए इस पार्टी को ही खत्म कर दो। पार्टी ही आपके इमोशंस को, धार्मिक जज्बातों को भड़का के अपना फायदा करती हैं। पार्टी ही ऐसे लोगों को ऊपर लाती हैं जो उनके अनैतिक कामों को आगे बढ़ा सके। और उसके बाद ये चंद मुट्ठी भर लोग हमको 5 साल में एक बार बोलने देते कि हाँ भाई बताओ, ये भेड़ वाली बात उन्होंने बोली। ये ऐसा सिस्टम बन गया, लोकतंत्र दल तंत्र बन के रह गया है। एक ऐसा दल तंत्र जिसमें हम भेड़ हो गए, जनता उस भेड़ के समान हो गई है, जिसको एक 5 साल में मौका मिलता है कि अपने हकालने वाले को चुन लो। किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन? बुक्स के नाम लिख लो अब इनके। वाई सोशलिज्म लिख लिया ऑलरेडी। वाई सोशलिज्म। नेक्स्ट है टुवर्ड्स दी स्ट्रगल, संघर्ष की ओर। टुवर्ड्स दी स्ट्रगल, संघर्ष की ओर। पहला है वाई सोशलिज्म, टुवर्ड्स दी स्ट्रगल। तीसरी है टुवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की ओर। नेक्स्ट है सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी। हिंदी इसको कन्वर्ट कर लेना, समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र। ये बुक्स हैं इनकी, बुक्स पूछ ली जाती 3 मार्कर में। इतना समझ में आ गया? रिपीट मार लो फटाक से, याद करो, याद कर लो। लोग इनके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे।